हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, बख्शी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2021 के मार्च और अप्रैल महीने में 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरेटरी पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इन सभी का परिणाम 2 मई 2021 को घोषित किया गया। इनके अनुसार 3 नए मुख्यमंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ दी और 2 पुराने मुख्यमंत्रियों ने अपना पदभार संभाला। इन सभी मुख्यमंत्रियों, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, जिनसे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की 100% गारंटी है। और यहाँ तक कि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित जानकारियाँ भी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। और इसके अलावा जहाँ भी आवश्यक था मैंने ट्रिक्स भी दी हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आगामी परीक्षाओं में पूरे अंक लेना चाहते हैं तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला राज्य है असम। इसकी स्थिति भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और वो आपको भारत के नक्शे में दिखाई दे रही है, जहाँ एक लाल रंग का सर्कल ब्लिंक कर रहा है। इसके अलावा राज्य का नक्शा आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये पहली बार बने हैं। इन्होंने ये 15वें मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने शपथ ग्रहण की है 10 मई 2021 को। इन्होंने पदभार संभाला है सर्बानंद सोनोवाल का, जो पहले मुख्यमंत्री थे असम के और ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इन्होंने विधानसभा सीट जालकुबारी से चुनाव जीता और यहाँ से 5वीं बार विधायक बने हैं। और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रामेन बोरा ठाकुर को पराजित किया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और विधानसभा चुनाव परिणाम 2021 इस प्रकार रहे। चुनाव परिणाम हुए 2 मई 2021 को घोषित और असम की कुल सीटें थी 126। अर्थात यहाँ 2 गठबंधन थे। एक गठबंधन था एनडीए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग। इसे मिली 74 सीटें। और जबकि दूसरा गठबंधन था ग्रैंड एलियांस, उसे मिली 50 सीटें। और बहुमत प्राप्त हुआ एनडीए को, इसलिए सरकार एनडीए ने बनाई। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी या गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और ये यहाँ के कितने राज्यपाल हैं? ये यहाँ के 26वें राज्यपाल हैं। और राज्यपाल ने अपना पदभार संभाला था 10 अक्टूबर 2017 को। और ये भी आपको बता दें, इन्हें मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार 8 मार्च 2019 को दिया गया, वो भी ये संभाल रहे हैं। और असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है यहाँ की दिसपुर और सदन है यहाँ का एक सदनात्मक यानी लेजिस्लेचर है यहाँ का यूनिकैमरल। अब आपको बता दें, जिन राज्यों में केवल विधानसभा होती है या केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस राज्य की संसदीय प्रणाली या लेजिस्लेचर को एक सदनात्मक या यूनिकैमरल कहा जाता है। तो आइए आप समझ लेते हैं आगे कि द्विसदनात्मक और बाईकैमरल क्या होता है। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद या विधानमंडल भी होती है, वहाँ के सदनात्मक प्रणाली को द्विसदनात्मक कहा जाता है। या लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, उस प्रणाली को या लेजिस्लेचर को इंग्लिश में बाईकैमरल कहा जाता है। उम्मीद है अब आपको द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक तथा यूनिकैमरल और बाईकैमरल का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आइए देखते हैं आगे। असम में ज़िले हैं 33 और विधानसभा सीटें हैं 126। और असम में लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं असम की 7। और ये सारी स्थितियाँ 2026 तक ऐसे ही बनने रहेंगी। और यहाँ का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1948 को। पहले इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड था और बाद में इसका 1971 में नाम बदल के गुवाहाटी हाई कोर्ट किया गया। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आते हैं। अब ये आपको बता दें कि डिगबोई, जो कि जिला तिनसुकिया में है, इसकी स्थिति असम के नक्शे में आपको दिख रही है, जहाँ के लाल रंग का सर्कल ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर एशिया का पहला तेल कुआं खोदा गया था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली तेल रिफाइनरी शुरू की गई। डिगबोई को तेल नगर या ऑयल टाउन भी कहते हैं। और ये आपको बता दें कि इसके नाम को याद करने की बड़ी शानदार ट्रिक देता हूँ आपको। इंग्लिश में DIG डिग का अर्थ होता है खोदना, अर्थात यहाँ तेल का कुआं खोदा गया। और बोई का अर्थ है बोरिंग या बोरवेल। वास्तव में खनिज तेल निकालने के लिए बोरिंग करके या बोरवेल के द्वारा बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, इसलिए आपको ये डिगबोई बड़े आराम से याद हो जाएगा।
अब विश्व की बात करें तो विश्व में पहला तेल कुआं कहाँ और कब खोदा गया, तो उसका उत्तर है विश्व में पहला तेल कुआं 1859 में एडविन एल ड्रेक के द्वारा टिट्सविले पेंसिल्वेनिया उत्तरी अमेरिका में खोदा गया। इसके बाद पूरे विश्व में खनिज तेल के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत से देशों में तेल का उत्पादन आरंभ हो गया और इसके बाद खाड़ी देशों में भी तेल का उत्पादन आरंभ हुआ और आज वो विश्व में सबसे अग्रणी देश हैं खनिज तेल के उत्पादन में। अब दूसरा राज्य है केरल। केरल को देखते हैं हम। इसकी स्थिति है दक्षिण पश्चिम छोर पर, जहाँ एक लाल रंग का सर्कल ब्लिंक कर रहा है और एरो ब्लिंक कर रहा है और राज्य का पूरा नक्शा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। केरल के मुख्यमंत्री बने पिनाराई विजयन और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं, जिस पार्टी का इंग्लिश में नाम है CPIM अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और ये कितने मुख्यमंत्री हैं, तो ये राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ ये बता दें केरल में विधानसभा कितनी हुई है, तो केरल में 15वीं विधानसभा है। और शपथ लेंगे ये 20 मई 2021 को प्रस्तावित है ये तिथि, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड की थी उस समय तक इन्होंने शपथ नहीं ली थी। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, या गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और पद ग्रहण किया था इन्होंने 6 सितंबर 2019 को। और ये कितने राज्यपाल हैं, ये 22वें राज्यपाल हैं केरल के। और इन्होंने पदभार संभाला था पी सदाशिवम का। अब पी सदाशिवम का परिचय आपको दे दें। ये भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 40वें। ये 40वें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पी सदाशिवम। और इनका सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल था 2013 से लेकर 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और यहाँ का सदन है एक सदनात्मक, अर्थात यहाँ केवल विधानसभा है, यानी लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, और लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली यहाँ पर है, यानी यहाँ पर विधानसभा मंडल या विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और यहाँ विधानसभा सीटें 140। और यहाँ पर 2 मुख्य गठबंधन थे LDH अर्थात लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसको मिली 99 सीटें 2021 के चुनाव में। और इनकी प्रमुख पार्टी है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और दूसरा गठबंधन था UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको मिली 41 सीटें इस 2021 के चुनाव में। और इस गठबंधन की प्रमुख पार्टी है कांग्रेस। और ये बता दें आपको कि केरल में लोकसभा सीटें हैं 20 और केरल की राज्यसभा सीटें हैं 9। एक और बात बता दें आपको, केरल भारत के ऐसे स्थान पर है जहाँ अरब सागर और हिंद महासागर इसको स्पर्श करते हैं। और इसका गठबंधन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। और केरल के ज़िले हैं 14 और उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय, जो कि कोच्चि में स्थित है। भाषा यहाँ की मलयालम है। केरल का उपनाम है मसालों की बगिया, अर्थात भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन केरल में ही होता है। अब आप इन कुछ बातों को नोट कर लीजिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ की साक्षरता दर है 93.91%, जो कि भारत में सर्वाधिक है। और पूरे भारत की साक्षरता दर है 74.04%। और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है यहाँ की 1084, जो कि भारत में सर्वाधिक है और 2011 की जनगणना पर यह आधारित है। भारत में जून के प्रथम सप्ताह में अरब सागर और हिंद महासागर की ओर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो सबसे पहले केरल में ही आता है। इनसे कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी आंकड़ों को अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा। साक्षरता दर यहाँ की सर्वाधिक है और लिंगानुपात भी यहाँ का सबसे ऊपर है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बता रहा हूँ। NFHS अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-2016 के अनुसार केरल में IMR अर्थात इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 1000 शिशुओं में केवल 6 है, जो भारत में सबसे कम है। केरल की शिशु मृत्यु दर अमेरिका और विकसित देशों की औसत शिशु मृत्यु दर के बराबर है। ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, बहुत उपलब्धि है केरल के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यूनिसेफ तथा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड तथा WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केरल को शिशु सौहार्द राज्य अर्थात बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे ही कम है और अमेरिका और विकसित देशों की बराबरी करता है। आगे राज्य है तमिलनाडु। इसकी स्थिति भारत के दक्षिणतम बिंदु में है, जो कि आपको सर्कल में दिखाई दे रही है और एरो ब्लिंक कर रहा है। और राज्य का पूरा नक्शा आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक और बता दें आपको बात कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां 3 सागर
अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी तीनों का संगम स्थल भी है और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भी यहीं पर स्थित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन। इनका पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। इनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और ये M. करुणानिधि जो 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, ये उनके सुपुत्र हैं। इस समय M. करुणानिधि का चित्र आपने देखा। ये DMK पार्टी के हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का पूरा नाम है। और M.K. स्टालिन DMK के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये कितने मुख्यमंत्री बने? ये 8वें मुख्यमंत्री बने। और यहाँ की 16वीं लोकसभा विधानसभा है। और यहाँ विधानसभा सीट जीते हैं ये कोलाथुर से। और यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और ये यहाँ के 14वें राज्यपाल हैं। इन्होंने पदभार संभाला था 6 अक्टूबर 2017 को। अब तमिलनाडु के 16वीं विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए थे 2 मई 2021 को। तो यहाँ आपको बता दें, चुनाव परिणामों की जरा चर्चा कर लें। DMK अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मिली थी 133 सीटें और कांग्रेस को मिली थी 18 सीटें। और AIADMK अर्थात ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मिली थी 66 सीटें और BJP भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 4 सीटें। तो यहाँ आपको बता दें कि DMK और कांग्रेस ने गठबंधन किया था और AIADMK ने BJP के साथ गठबंधन किया था। और बहुमत के लिए आवश्यक सीटें थी 118। ये बता दें आपको कि बहुमत के लिए सीटें कैसे प्राप्त करते हैं। कुल सीटों का आधा करके उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। 234 सीटों का आधा हुआ 117 और उसमें एक जोड़ा तो 118। इस प्रकार बहुमत के लिए सीटें ज्ञात करते हैं। तो ये आसानी से DMK और कांग्रेस को मिल गया था बहुमत, इसलिए सरकार बनाने के लिए इन्हें राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया गया। यहाँ तमिलनाडु में ज़िले हैं 32 और सबसे बड़ा ज़िला है कोयम्बटूर। विधानसभा सीटें हैं 235। 234 सीटों में चुनाव होता है और एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। और तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था। और यहाँ आपको ये बता दें कि राजधानी भी यहाँ की चेन्नई है, उसका पुराना नाम भी मद्रास था। इसकी स्थापना हुई थी तमिलनाडु की 1 नवंबर 1956 को और राजधानी यहाँ की चेन्नई है और इस चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। और यहाँ का उच्च न्यायालय है मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और इसी तमिलनाडु में ही पाया जाता है। और कन्याकुमारी में तीनों सागरों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी का संगम होता है। और कन्याकुमारी को पहले केप कोमोरिन भी कहा जाता था। और ये बता दें कि इसका नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है, उनके नाम पर इस शहर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। अब यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको नक्शे में दिखाई दे रही है, जहाँ एक एरो ब्लिंक कर रहा है और लाल रंग का सर्कल लगा हुआ है और राज्य का नक्शा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। ये तीसरी बार इन्होंने पद संभाला है और इनकी पार्टी है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। पार्टी का इंग्लिश नाम है AITMC अर्थात ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है तीसरी बार। इससे पहले 2016 और 2011 में भी ये मुख्यमंत्री बनी थी। और 2016 और 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से, जो कि दक्षिण कोलकाता की एक सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव जीता था। और 2021 का चुनाव ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जिला मेदिनीपुर से लड़ा है। और नंदीग्राम में उनका मुकाबला भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से था, जो पहले सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता थे और बाद में ये BJP में शामिल हो गए थे और इन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। अब चुनाव परिणाम ये रहा कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा चुनाव 1957 मतों से जीत लिया। और 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा। और नंदीग्राम की स्थिति इस समय आपको पश्चिम बंगाल के नक्शे में दिखाई दे रही है, जहाँ कि लाल रंग का सर्कल ब्लिंक कर रहा है। पश्चिम बंगाल में यद्यपि बहुमत हासिल होने पर सरकार तृणमूल कांग्रेस की ही बनी है, परंतु ममता बनर्जी खुद विधानसभा चुनाव हार गई थी। और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीप धनखड़, जो कि गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और कितने राज्यपाल हैं? ये 28वें राज्यपाल हैं और इन्होंने पदभार संभाला 30 जुलाई 2019 को। और ये बता दें
कि पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। राजधानी यहाँ की कोलकाता और ज़िले यहाँ के 23 और विधानसभा सीटें हैं 294 सीटें निर्वाचित हैं और एक सीट नामित है, अर्थात एंग्लो इंडियन समुदाय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल की 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। उच्च न्यायालय है कलकत्ता हाई कोर्ट कोलकाता, जिसका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसकी स्थापना हुई थी हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत 2 जुलाई 1862 को। एक मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 हाई कोर्ट प्रेसिडेंसी यानी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा स्थापित की गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। खैर, तो पश्चिम बंगाल आपके सामने है इस समय। तो उनकी मुख्यमंत्री हैं ज्योति बसु। ये लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ये कितने मुख्यमंत्री थे? 6वें मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। इनका कार्यकाल था 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक, यानी 23 वर्ष 137 दिन, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है। इनका विश्व रिकॉर्ड है। पार्टी का नाम है CPIM अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। हिंदी अनुवाद है इस पार्टी के नाम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और ये आपको बता दें कि ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे और इनकी स्थापना में इनका विशेष योगदान था। और चुनाव क्षेत्र था ज्योति बसु का सतगाछिया, जो कि जिला दक्षिण 24 परगना में पड़ता है। और ज्योति बसु का जन्म हुआ था 8 जुलाई 1914 को और इनका निधन हुआ 17 जनवरी 2010 को। और ये बता दें आपको कि 5 नवंबर 2000 को आयु का हवाला देते हुए इन्होंने स्वेच्छा से अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और अपनी सत्ता बुद्धदेव भट्टाचार्य को सौंप दी थी। और बुद्धदेव भट्टाचार्य अगले 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, अर्थात 2011 तक ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। इस प्रकार 34 वर्षों तक, लगभग 23 वर्ष ज्योति बसु के पास और 10 वर्ष बुद्धदेव भट्टाचार्य के और कुछ दिन मिला के लगभग 34 वर्ष बनते हैं। तो 34 वर्ष तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथी मोर्चे की सरकार कायम रही और उसके बाद से अब तक ममता बनर्जी की सरकार बनी। पुदुचेरी की स्थिति आप देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थिति आपको लाल सर्कल में दिखाई दे रही है। और ये मजे की बात बता दें आपको, ये पुदुचेरी वास्तव में 4 जिले में बटा हुआ है और चारों जिले आपस में स्पर्श नहीं करते, बल्कि अलग अलग एक दूसरे से अलग हैं। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप नक्शा देख रहे हो, पूरे राज्य का नक्शा। तो अभी आपको ये चित्र मैं जूम करके अभी नक्शे को दिखाऊंगा और आपको सभी ज़िले क्लियर करूंगा, स्पष्ट हो जाएंगे आपको सभी ज़िले अलग अलग। इनमें से 3 ज़िले बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं और एक ज़िला आंध्र प्रदेश में है, 2 ज़िले तमिलनाडु में हैं और चौथा ज़िला केरल में है, जो कि अरब सागर में है। अब देखिए पहला ज़िला यानम। ये यानम ज़िला जो है आंध्र प्रदेश के तट पर है, जो कि बंगाली खाड़ी में है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अन्य 2 ज़िले हैं पुदुचेरी और कराईकल। इस समय लाल रंग का सर्कल ब्लिंक कर रहा है इन दोनों के ऊपर, और ये तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। इस प्रकार आपने अभी तक 3 ज़िले देखे हैं और तीनों अलग अलग हैं, कोई भी आपस में स्पर्श नहीं करता। और चौथा ज़िला जो वहाँ लाल सर्कल ब्लिंक कर रहा है, ये है माहे। ये आपका केरल में है और ये अरब सागर के तट पर है। और इस प्रकार से आपने चारों ज़िले अलग अलग स्क्रीन पर देखे हैं। अब पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 3 बार ये पहले बने थे। तो शपथ ग्रहण की थी इन्होंने 7 मई 2021 को और पार्टी है इनकी AINRC। AINRC का विस्तारित रूप है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। तो AINRC की स्थापना हुई थी 7 फरवरी 2011 को एन रंगास्वामी के द्वारा। और 2021 के चुनाव में AINRC तथा BJP ने गठबंधन किया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 27 अक्टूबर 2001 को, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 13 मई 2006 को, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 16 मई 2011 को और चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये 7 मई 2021 को। तो इन सभी आंकड़ों को अपने पास नोट कर लीजिएगा। परीक्षाओं में कैसा भी कोई भी प्रश्न आपको आजकल प्रश्न ऑप्शन में देते हैं, 3-3, 4-4 ऑप्शन बना के, तो आप बड़े आसानी से हल कर लोगे। पुदुचेरी के 2 मई 2021 को घोषित चुनाव परिणाम निम्नलिखित थे। कुल सीटें थी यहाँ की 30 और बहुमत के लिए आवश्यक सीटें थी 16। 30 का आधा 15 करके उसमें एक सीट जोड़ देते हैं, बहुमत के लिए इतना सीटें ज्ञात करते हैं। तो AINRC ऑल इंडिया नेशनल NR कांग्रेस को मिली थी 10 सीटें
ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी को मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, और डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मिली थी यहाँ पर 6 सीटें, और कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हुई, और इंडिपेंडेंट अर्थात निर्दलीय को 2 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार पुदुचेरी के चुनाव परिणाम निम्नलिखित रहे। तो यहाँ पर AINRC ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और DMK ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, और बहुमत AINRC और बीजेपी को प्राप्त हुआ। पुदुचेरी के बारे में अन्य जानकारियाँ आप प्राप्त कीजिए। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1954 को। इसी दिन इसका विलय भारत में किया गया। इससे पहले 138 वर्षों तक पांडिचेरी के नाम से यह फ्रांसीसी उपनिवेश रहा था, और सितंबर 2006 में आधिकारिक रूप से इसका नाम पांडिचेरी से बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं और कोई भी ज़िला आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। पहला ज़िला है यानम, जो कि आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा ज़िला है पुदुचेरी, जो तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तीसरा ज़िला कराईकल है, जो कि तमिलनाडु में है और यह भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है। और चौथा ज़िला माहे, केरल में है और अरब सागर में है। पुदुचेरी की विधानसभा सीटें हैं 30, और ये आपको बता दें कि 3 सीटें केंद्र द्वारा नामित की जाती हैं, इसलिए विधानसभा सीटें में कुल 33 सीटें हैं, जिनमें 30 में निर्वाचन होता है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है, और उपराज्यपाल यहाँ की बनी है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वैसे ये तमिलनाडु की राज्यपाल हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई हैं सौंदरराजन, और एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। पुदुचेरी का कार्यभार संभाला था डॉक्टर सौंदरराजन ने 18 फरवरी 2021 को, और यहाँ की भूतपूर्व उपराज्यपाल थी किरण बेदी। और किरण बेदी का कार्यकाल था पुदुचेरी में 28 मई 2016 से लेकर 16 फरवरी 2021 तक किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल रहीं, और इनके बाद डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कार्यभार संभाला। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बख्शी कोचिंग सेंटर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर आपको एक और अच्छी वीडियो लेके आपके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।